तो प्रीवियस क्लास में आपने अपना लेक्चर छोड़ा था जेड स्कीम पर। और जेड स्कीम का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्स्ट में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें बात ये करनी है कि लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं और लाइट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होता है, यानी कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मैं एक इनके बारे में चीज़ लिखूँगा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं, यानी कि जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, तो उन्हें हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्जन, जिसमें एनर्जी की कन्वर्जन होती है, यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल से एनर्जी कन्वर्ट होती है, कहीं से भी एटीपी बन जाता है, और जिसे हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसका एक और नाम है डार्क रिएक्शंस। तो डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, जो एनर्जी हमारी कन्वर्ट हुई हुई होती है उस एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, वो एनर्जी कंजर्व होती है, वो एनर्जी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होती है, तो उससे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये मेन डिफरेंस था लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का। तो अब मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगा यहाँ पे अब आगे जाके, जो इतना इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हम आगे आते हैं और हम ये अब पढ़ते हैं। तो ये मेरे सामने एक पिक्चर है, जिसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी एक नीचे वाली लाइन पर हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग फोटो सिस्टम, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स is transferred from one molecule to other molecule and finally reaches the reaction center where actual energy conversion begins। अभी हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एनर्जी की कन्वर्जन होती है, यानी किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी बनती है हमारे पास। सो उस प्रोसेस को जो हम यहाँ पे डील करेंगे वो यहाँ में हमारे सामने पिक्चर में यहाँ समराइज़ हुआ है। सो अब मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो इस पिक्चर को मैं डिस्क्राइब कुछ यूँ करूँगा कि हमने कल पढ़ा हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 जो हमारे पास था, मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, फोटो सिस्टम हमारे पास 1 नियर 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता था लाइट की वेवलेंथ, और फोटो सिस्टम 2 हमारे पास 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता था। ये तो हमारे पास फोटो सिस्टम्स हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा यार ईच फोटो सिस्टम 1 and 2 कंसिस्ट्स ऑफ अब गौर से सुनना है, लाइट गैदरिंग, जो लाइट को गैदर करते हैं फोटो सिस्टम, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे सामने यहाँ बना हुआ है एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये हैं दो इस तरह के जितने भी हैं, हम कह रहे हैं एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये लाइट को गैदर करते हैं। और एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पास कुछ इस तरह डार्क हुई हुई है, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। सो अब मैं यहाँ लिखूँगा दैट एंटीना कॉम्प्लेक्स हैज़ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। क्या कहा मैंने कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास, बल्कि मैं इसको यहाँ क्यों लिखूँ, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ पिक्चर के अंदर, कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास क्या हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से, क्लोरोफिल ए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CHL, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो कि एक्स्ट्रा पिगमेंट्स होते हैं, जो लाइट के एब्जॉर्बेंस से मदद करते हैं। सो अब ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स से पिगमेंट्स होते हैं ए, बी और सी, सॉरी क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम चैनलिंग द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। चैनलिंग यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं या भेजते हैं द एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर हैज़ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए along with primary electron acceptor and associated electron carriers of electron transport chain। मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर है ना, उसके पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, क्या है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, विद अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये हम देख सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
और रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल है ये वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास कुछ यहाँ पे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स कैरियर्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ट्रांसफ़र, क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर के अंदर हैं, और उसके साथ कुछ हमारे पास एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी हैं। क्या हैं? एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स हमारे पास रिएक्शन सेंटर के पास भी हैं अलॉन्ग विद द रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल ए। एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट आर क्लोजली लिंक्ड, अटैच हैं या लिंक्ड हैं टू नियर बाय, सॉरी एक मिनट, टू जो आपके बराबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ईटी लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे लिंक्ड हैं बराबर में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने यहाँ लिखा, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जनरेशन ऑफ एटीपी बाय केमी ऑस्मोसिस। एटीपी बाय केमी ऑस्मोसिस, ये अभी हम देख लेंगे, अगर इसे पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, अगर एसओलो में होगा वरना हम इसे छोड़ देंगे। बस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या फंक्शन है, एटीपी की जनरेशन है बाय केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। अब क्या होता है, जो लाइट एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटोन, ये जब पड़ती है हमारे पास फोटो सिस्टम पर, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इससे जो लाइट एनर्जी हमारे पास आई है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेट करते हैं। तो रेजोनेंस जब ट्रांसफ़र करती है इनकी एनर्जी को, फोटॉन्स की, तो ये अल्टीमेटली टू द रिएक्शन सेंटर पर पहुंचा देती है, हमने पढ़ा अभी, रिएक्शन सेंटर पर पहुंचा देती है। सो देयर द लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो इस पूरे सिस्टम में क्या होता है, लाइट एनर्जी, मैं यहाँ लिखता हूँ, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरे सामने किस चीज़ की डायग्राम है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। सो अब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की तो डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास बनी हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज़ कंप्राइजेज ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो इसे हम कहते हैं जेड स्कीम। इसका शेप कुछ जेड टाइप है, अगर हम देखें, मैंने कल बताया था, यूं यूं यूं, इसका शेप कैसा है, जेड टाइप। इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो दो इन्वॉल्व होती हैं उसे हम कहते हैं जेड स्कीम, ठीक है। तो ये एक ही बात है। सो अब मैं यहाँ पे असल बात करने जा रहा हूँ, वो ये है, हमने कल पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है एडीपी से और फॉस्फेट से, एनएडीपी की रिडक्शन होती है NADPH2 में, और ऑक्सीजन हमारे पास बाहर निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने कल पढ़ा था दैट व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर मैं इसको ऊपर करूँ, हमने कल पढ़ा था कि synthesis of ATP from ADP and phosphate, the reduction of NADP to NADPH2 and the evolution of oxygen is called photophosphorylation, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं, जो कि हमारे पास जनरेट करते हैं NADPH, ATP और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। वाइल साइक्लिक में हमारे पास सिर्फ फोटो सिस्टम जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, आगे हम देखेंगे, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ और इनके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि आफ्टर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1 पासेस द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू द सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हुआ ये, अभी हमने पढ़ा कि जब फोटो सिस्टम 1 ने आपके इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए, तो अब उसने फोटो सिस्टम 2 में भेज दिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब हुआ ये कि मैं इसको पूरे को समराइज ही करूँगा कि इट ट्रांसपोर्ट्स देम टू फेरिडॉक्सिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड फोटो सिस्टम हमारे पास 1 है, इसका हम पूरा मैकेनिज़्म देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको घबराने की बात नहीं है, मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी कहा, ठीक है।
तो मेरे सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का पूरा सिनेरियो आ चुका है। सो इसे हम कहते हैं, जो हमारे सामने इस वक्त इमेज है, उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इन विच फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको हम अच्छी तरह दिमाग में बिठाएंगे ताकि हमारे पास से रिलेटेड MCQs हैं हम उसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन, जैसे हम देख सकते हैं अभी हमने पढ़ा ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था, कि इट बिगिंस व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिस्टम 2 PS2 विच कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल P680। हमें पता है PS2 पिगमेंट क्लोरोफिल P680 कंटेन करता है, यानी कि वेवलेंथ 680 तक एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, हमने पढ़ा कि द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन PS2, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो हमारा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्साइट करता है, कॉजिंग दैम टू बी ट्रांसफर टू अ हायर एनर्जी लेवल, तो वो हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या रोल है, जो अभी हम ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे इस तरफ, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या सिस्टम फंक्शन है यहाँ पर, तो हम वो पढ़ेंगे। सो हुआ ये कि दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हाई एक्साइटेड एनर्जी लेवल पर चले गए, आर पास थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए इधर उधर जाते हैं तो ये किसकी जनरेशन को लीड करते हैं, हमारे पास ATP पे, ATP की जनरेशन होती है। ठीक है, अच्छा, वाटर स्प्लिटिंग टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे उनको रिप्लेस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट, फोटोलाइसिस होता है। हमें पता है जब वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिट होता है तो हम उसे कहते हैं फोटोलाइसिस, रिलीजिंग ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स, वाटर स्प्लिट होती है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 का क्या रोल है, PS1 द इलेक्ट्रॉन्स एवेंचुअली रीच फोटोसिस्टम 1 PS1 विच कंटेन्स क्लोरोफिल P700, हेयर दे आर री एनर्जाइज्ड बाई लाइट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ये लाइट की दोबारा एब्जॉर्प्शन से री एनर्जाइज जाते हैं। फिर होती है NADPH की फॉर्मेशन। द री एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू NADP+ और अलॉन्ग विथ प्रोटॉन्स टू फॉर्म NADPH। तो ये हमारे पास फंक्शन होता है PS1 का। तो PS2 में क्या हो रही थी, ATP की जनरेशन, PS1 में क्या हो रही है, NADP की जनरेशन, NADPH सॉरी। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, कि इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये एक ही डायरेक्शनल में होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ लीनियर पाथ फ्रॉम वाटर टू NADP+, नॉट रिटर्निंग टू द ओरिजिनल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, हैंस नॉन साइक्लिक। इसलिए हम इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं क्योंकि इसका यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। प्रोडक्ट्स, द मेन प्रोडक्ट्स आर ATP and nicotine amine dinucleotide phosphate, which are used in the Calvin cycle, which is the dark reaction to synthesize glucose, जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसाइजेशन होती है, उसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। लोकेशन कहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर, दिस प्रोसेस अकर्स इन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट इन विच पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे इन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर होता है। ठीक है, हम कल पढ़ चुके हैं थाइलाक्वाइड्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अभी हमने पढ़ा, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ATP एंड NADPH फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स। हमें ये पता चल गया। सो अब मैं आ चलता हूँ पिक्चर की तरफ ताकि हम पिक्चर को समझ लें, क्योंकि पिक्चर हमारी मेन चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ATP, NADPH, ऑक्सीजन आर जनरेटेड। द एरो ट्रेस द करंट ऑफ लाइट ड्रिवन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADPH। ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, हर एक फोटोन ऑफ लाइट सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। बट द डायग्राम ट्रैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द टाइम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 सिस्टम्स के ऊपर कंप्राइज करते हैं, PS1 और PS2। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस NADP+, सिंगल इलेक्ट्रॉन NADP+ को NADPH कर देगा। द नंबर्ड स्टेप्स आर डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट के मुताबिक कुछ स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अब मेरे सामने ये पिक्चर है, अब मैं इस पिक्चर को डिफ़ाइन करूँगा। हुआ कुछ ये, जब फोटो सिस्टम, अब सिर्फ सुनना है, मैं कुछ नहीं लिखूँगा, मैं सब वर्बली यहाँ पे पढ़ के बता चुका हूँ, अब सुनना है और समझना है और डायग्राम को देखना है। जब फोटो सिस्टम 2 ने लाइट को एब्जॉर्ब की तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, वो गए हाई एनर्जी लेवल पे, बिल्कुल इन द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P680। जब वो हाई एनर्जी पे गए तो वो रिएक्शन सेंटर पर चले गए, जहाँ पे
P680 यानी कि PS2 है हमारे पास फोटो सिस्टम, यहाँ सामने हमारे पास बना हुआ है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे जो P680 है इज़ कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस P680 के जो लाइट एनर्जी के एक्साइटेड प्रोटॉन्स थे उनको कैप्चर कर लिया। द ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल इज़ नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स इलेक्ट्रॉन होल मस्ट बी फिल्ड। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है ना, यहाँ पे होल आ गया, अब इस होल को फिल ज़रूर होना चाहिए लाजमी। अब क्या होगा, द होल इज़ फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम वाटर। अब वाटर के एंजाइम ने होल को फिल किया, ठीक है। तो इस रिएक्शन ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट्स कर दिया हाइड्रोजन आयंस के अंदर, 2 हाइड्रोजन आयंस H+ एंड एन ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर इसको स्प्लिट कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक है। विच इमीडिएटली कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन टू फॉर्म O2, जिसने दोबारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 बना दिया, ठीक है। दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलिसिस। अभी हमने पढ़ा वाटर ब्रेक होएगी, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन में रिलीज़ होगी, सो ऑक्सीजन को कंबाइन करना, दोबारा ऑक्सीजन मिलाना, इससे हम कहते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से फोटोलाइसिस। तो अब क्या हुआ, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज द मेन सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे आई थी वाटर की स्प्लिट होने से, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिप्लेनिशमेंट के लिए, दोबारा जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब क्या हुआ कि ईच एक्साइटेड फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स passes from the primary electron acceptor of the photosystem 2, यहाँ हम देख रहे हैं, to photosystem 1 via an electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोटोसिस्टम 2 से जा रहा है PS1 के अंदर, ठीक है, और ये Z स्कीम के मैनर में जा रहा है। दिस चेन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड प्लास्टोक्विनोन PQ। जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाता है ना, उसे हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन, जिससे हम कह रहे हैं PQ। तो ये इसकी मदद से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रिए फोटोसिस्टम 1 में जाएगा प्लास्टोक्विनोन के ज़रिए। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स भी इसमें शामिल होता है, एंड अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन भी हमारे पास शामिल होता है। तो हमारे पास प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसियानिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, ये तीनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैनेज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। अब जो एनर्जी हमारे पास फ्लो हो रही है ये ATP के जनरेशन के लिए काम आएगी, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द चेन, जैसे ही वो फोटोसिस्टम 1 के पास जा रहे हैं, देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, हमें पता है उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, एंड इज यूज बाय द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस ATP। जब एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो ATP की जनरेशन होगी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। दिस ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाय द लाइट एनर्जी। तो ये जो ATP बन रही है हमारे पास, ये इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन बिकॉज एनर्जी की मदद से बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, वो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन उससे ATP बना रहा है, तो लाइट की मदद से हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जब ATP आपके पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए जा रही है तो उससे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, हमारे सामने बनी हुई है। दिस ATP जनरेटेड बाय द लाइट रिएक्शंस विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। अब जो ये ATP है, ये शुगर की बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए काम आएगी लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर। ये जो हमारे पास बनी हुई, तो ये ATP हमारे पास केल्विन साइकिल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आएगी, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन रीचेज द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फिल्स एन इलेक्ट्रॉन होल इन फोटोसिस्टम 1। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होल हुआ तो PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन भेजे यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 पे और यहाँ पे आके फिल कर दिया। द क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटोसिस्टम 1। तो जब फिल हुआ तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स ने जो है रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1 के अंदर जाके इसको फिट कराया। दिस होल इज क्रिएटेड व्हेन एनर्जी लाइट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ PS1 एंड ड्राइव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 टू प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। जब फोटोसिस्टम 1 ने वही काम किया जो फोटोसिस्टम 2 ने किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला बाहर और होल कैरी कर लिया,
सो जाहिर सी बात है PS2 ने यहाँ पे आके होल बना फिल करवाया, क्लोरोफिल ए की मदद से रिएक्शन सेंटर में था। अब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टर आ गया यहाँ पर ऊपर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर आ गया, क्योंकि अब हम सेकंड चेन के ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट चेन हमने पढ़ ली है PS2 की, अब हम PS1 की बात करेंगे। अब जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑफ PS1 का, इसने पास किया फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू अ सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसने यहाँ पे पास कर दिया। अब विच ट्रांसपोर्ट्स दैम टू फेरोडॉक्सिन FD को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन को किया था, FD को किया, जो कि है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फेरोडॉक्सिन। अब एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेस देन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरोडॉक्सिन टू NADP, उसने NADP को कैरी कर दिए NADP रिडक्टेस ने। अब जो NADPH हमारे पास बना मॉलिक्यूल, अब ये हमारे पास जो रिएक्शन था जिसने NADP को NADP को NADPH में कन्वर्ट, कैसे हम कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि स्टोर करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन NADPH में हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So the NADPH molecule will provide reducing power for the synthesis of sugar in the Calvin cycle। अब कैल्विन साइकिल के अंदर जो ATP से शुगर बनेगी वो कौन फैसिलिटेट करवाएगा? NADPH। कैसा रिएक्ट करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पता है शुगर्स आर द रिड्यूसिंग इन नेचर, सो NADPH रिड्यूसिंग के तौर पे ऐड करके शुगर बनाएगा। सो दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द फोटोसिस्टम्स टू फोटोसिस्टम्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नोन एज Z स्कीम फ्रॉम इट्स शेप, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS1 और PS2 की थी, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। फोटो सिस्टम 2 की भी याद हो गई हमें, फोटो सिस्टम 1 की भी हो गई। एक में ATP जनरेट हो रही है PS1 में और एक में NADPH जनरेट हो रही है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द शुगर इन द कैल्विन साइकिल। तो ये हमारे पास बहुत ईजी टॉपिक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में यानी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इज़ नॉट इन्वॉल्व। ये याद रखना है, ATP इज़ जनरेटेड बट नो NADPH एंड ऑक्सीजन। जब फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें NADPH भी नहीं बनेगा मगर ATP बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पे आया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ से PS1 में गया, PS1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मगर यहाँ नहीं गया। तो यहाँ से वापस फेरोडॉक्सिन ने इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के ज़रिए एनर्जी फॉर कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP, सिर्फ ATP बनी मगर NADPH रिडक्टेस या NADPH नहीं बना। तो ये सिर्फ चीज़ याद रखने की है कि PS1 इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में और ATP जनरेट होती है और NADPH ऑक्सीजन नहीं होता, वाइल इन नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, NADPH भी और ATP भी और ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जब हमारे पास ATP जनरेट हुआ और NADPH हम कह रहे हैं कि अब वो कैल्विन साइकिल के अंदर उसको शुगर बनाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई, लाइट डिपेंडेंट के बाद अब कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हमें पता है। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो सिंपल टर्म हमारे पास मतलब है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। और इस डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, एक मिनट, इस डार्क रिएक्शन का एक और नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल इसका एक और नाम है, ठीक है। अब होता ये है कि जो डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल है वो हमारे पास कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है? इन द स्ट्रोमा। हमने स्ट्रोमा पढ़ा था, फ्लूइड कैविटी होती है थाइलाकोइड्स के अंदर और जिसके अंदर लाइट नहीं चाहिए होती। स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है जिसके अंदर लाइट नहीं चाहिए होती, और डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो इट यूजेस एनर्जी ATP एंड द रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH2 प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। हमें पता है कि भाई ये ATP को यूज़ करता है और NADPH को यूज़ करता है जो हमारे पास लाइट रिएक्शन से बनते हैं। तो अब हमारे पास इसकी असल काम है कैल्विन साइकिल का। सो अब मैं इसको लिखूँगा नहीं, मैं साइकिल के ज़रिए बताऊँगा कि किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो उसको याद इस तरह रखना होगा कि अब मैं इसके मेन पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। सो होता है ये द कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन स्टार्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, ठीक है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है। ड्यूरिंग दिस स्टेप
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने लिखा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोस बिसफॉस्फेट RuBP, जो इस तरफ है प्रीकर्सर, इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स फिक्स होंगे राइबुलोस बिसफॉस्फेट के साथ, 3 मॉलिक्यूल्स के साथ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मोल्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स, सॉरी। सो दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को। तो एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रुबिस्को। रुबिस्को इसको फैसिलिटेट कराता है, ये वाला, और इसका एक नाम है राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्ब ऑक्सीलेज। तो ये एंजाइम कैटलाइज कराता है रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ रिडक्शन, जो अब हम देख रहे हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यूटिलाइज फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 6 ATPs, 6 ATPs से फॉस्फेट ग्रुप को यूटिलाइज कर लेंगे, कर लिया। जब यूटिलाइज किया टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, तो 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के, ठीक है। 2 ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं G3P। तो इसके दौरान क्या होता है, 6 NADPH अपने फॉस्फेट ग्रुप्स रिलीज़ करके P देके अपने फॉस्फेट ग्रुप्स देके ग्लाइसरल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं G3P के अंदर, ठीक है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये याद रखने की बात है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P कन्वर्ट इनटू शुगर हो गया। अब बचे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी 5 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड था। तो जो बाकी अदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं आर जनरेटेड टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रुबिस्को, ये रहा। अब जो बाकी के 5 हैं ये रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर रुबिस्को के लिए काम आएंगे, ठीक है। सो लास्ट स्टेप इज़ द रीजनरेशन ऑफ RuBP, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स हो गया था। सो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P रीअरेंज टू प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोस फॉस्फेट विच आर फॉस्फोराइलेटेड। अब ये ATP से फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं, 3 ADP हमारे पास बन रहे हैं विच आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP। तो हमारे पास रुबिस्को के राइबुलोस बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। सो साइकिल इज कम्प्लीटेड एंड RuBP यानी कि राइबुलोस बिसफॉस्फेट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो अब ये राइबुलोस बिसफॉस्फेट अगेन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और बाकी हमारा प्रोसेस साइकिल यूँ ही चलती रहेगी। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द शुगर कंपाउंड। तो ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर RuBP। तो ये हमारे पास नोन एज केल्विन साइकिल।